जैसा कि लोग लगातार आपको पसंद कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार गानों की फरमाइश कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा किस तरह से आप गाना गाने की इच्छुक हुई, क्या कैसे प्रेरणा मिली आपको कि आप सिंगर बने? एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित ज़रूर होंगे, थोड़ा शॉक ज़रूर होंगे, बट सच्चाई यही है कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जो मेरे बाबा थे, अब दुनिया में नहीं हैं, वो मंदिर के पुजारी थे। और हमारे यहाँ मतलब प्रसाद का चढ़ावा मतलब वही हम लोग खाते थे। और मतलब एक ऐसे परिवार से हूँ मैं जहाँ पे बेटियों की शादी 18 साल में, 20 साल में। पहले तो हमारे अगर माँ के ज़माने में जाएंगे तो 5 साल में शादी होती थी और उसके बाद 5 साल बाद गवना। तो कहने का मतलब 10-12 साल में हमारे यहाँ पे बेटियों को समझ लेते थे कि बच्ची नहीं, अब वो लड़की नहीं रह गई, अब वो शादी के लायक हो गई। उस सोच से आज की मानसिकता बहुत बदल चुकी है। तो मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर लड़कियों को मतलब एक शिक्षा के बेस पे तो आगे बढ़ाते हैं कि आप भाई शिक्षित रहो, दुनिया आगे जा रही है तो आपको जनरल नॉलेज और चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर हम मेरी स्पेशली इंडस्ट्री की बात करें कि चलो गाने की लाइन में या फिर ऐसी किसी चीज़ में बेटी को आगे बढ़ाना, ये हमारे यहाँ पे आज भी बहुत उन चीज़ों में परेशानियाँ हैं। ब्राह्मण खास तौर में हम लोग बेटियों को शादी के हिसाब से ही बस सोचते हैं। तो हालांकि मैं बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ। मेरे जो पिताजी हैं वो एक प्रोफेसर रह चुके हैं, अब तो वो रिटायर हो गए। बट जो मेरी माँ है वो अभी भी सक्रिय हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी से प्रयागराज में। और काफ़ी अच्छा उनका नाम है, उनको 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया अभी बीजेपी में काम करते और एक अच्छे पद पे। तो हमें बचपन से सीखने को बहुत कुछ मिला है। और मेरी अगर पर्सनल बात करूँ तो मैं जब 4 या 5 साल की थी, मैं तब से ही तोतली ज़बान में ही सही, लेकिन मतलब लोग मुझे डांट देते थे कि चुप करो, जब देखो गाती रहती हो, चुप करो, जब देखो जब। तो तब मेरे घर में किसी के पास टाइम नहीं था कि वो समझ पाएँ कि मेरे अंदर एक कलाकार बोल सकते हैं आप, या सिंगिंग का ऐसा कुछ अंदर कीड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। तो मैं चोरी छुपे फिर लड़ झगड़ के अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। तो फिर मॉम को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो अपने ही क्षेत्र में कहीं पे भी इसको हम लोग डांट वाट के भी भेजते कि अच्छा जाओ लेकिन तुरंत आ जाना। तो वो फर्स्ट प्राइज़ जो बचपन से एक चला आ रहा था। तो बाद में सारेगामापा ऑडिशन 2007 में था। तब तक मेरा सिर्फ अपने ही प्रयागराज में तब तक में मैंने काफ़ी नाम बना लिया था। और हमारे यहाँ पे एक शैली होती है जिसको बोलते हैं नौटंकी। तो 2 तरीके की नौटंकी होती है। एक नौटंकी होती है जो हम गांव क्षेत्र में देखते हैं, जो जिसमें मैं जाना ही नहीं चाहती, आप समझदार हैं। लेकिन एक नौटंकी होती है जो हम किसी भी महापुरुष जैसे कह सकते हैं कि भगवान जी के ऊपर हो गया, श्री रामचंद्र जी के ऊपर हो गया, कृष्ण भगवान जी के ऊपर हो गया, या ही कोई कवि हो जैसे हमारे बोल सकते हैं गोदान जिन्होंने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो हम लोग उनकी जो स्टोरीज होती है ना, राइटर्स की जो स्टोरीज होती है, कवियों की जो स्टोरीज होती है, उस पर हम उसे नौटंकी शैली में बना के और हम अलग अलग स्टेट में परफॉर्म करते हैं। तो उसमें मैं सर्वश्रेष्ठ नटी का खिताब मुझे लगातार 3 साल मिला है पूरे यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे। और उस वक्त में मेरी जो उम्र थी वो 13 साल की थी। तो मेरे पिताजी को तो थोड़ा सा परेशानी था, वो तो नहीं चाहते थे, लेकिन जो मेरी मॉम थी उनको मैंने बता दिया था कि मैं, हालांकि मैं मेरे घर में कभी किसी को कोई भी बात झूठ बोल के नहीं करती हूँ। खासतौर से मेरी माँ के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप जब एक बचपन से बड़प्पन में अपना हाथ पैर डालते हैं तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, दोस्ती, जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर पाए, ताकि आप अपनी 16वें या 17वें साल की उम्र को बिताते हुए गलत रास्तों पे ना जाएं। अक्सर बच्चे जब उनकी 15 से लेके 20 तक का जो सफ़र होता है, ये 5 साल का, ये बहुत रिस्की होता है हर बच्चे के लिए। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ को बनाया और उनसे हर एक बात अपनी शेयर करती थी मन की। 2007 में मैंने ऑडिशन दिया था लखनऊ से सारेगामापा का। और वहाँ पे मेरे साथ जो शॉर्टलिस्ट हुई थी पूनम यादव, मैं और राजा हसन। तो आपने शायद आप यूट्यूब पे जाएंगे तो देखेंगे, आपको मिलेगा देखने के लिए। तो उस वक्त में मैं भी शॉर्टलिस्ट हो गई थी 2 ऑडिशन देने के बाद, और मुझे मुंबई बुलाया गया था फर्स्ट टाइम। तब मेरी मतलब थोड़ा डर लग रहा था मेरी माँ से मुझे बोलने के लिए कि मम्मी मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, और फाइनली मुझे मेरे सपनों के लिए एक पहला स्टेप मिला है मुंबई जाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ सबसे, मेरे पूरे घर परिवार से मेरे लिए बगावत कर लेगी।
और उन्होंने, मेरी माँ ने, मैंने भी खाना खाना छोड़ दिया था, मेरी मॉम ने भी खाना खाना कि देखो मेरी बेटी, मैं कर रही हूँ अपने गांव क्षेत्र में, मुझे किसी की परमिशन नहीं, तो मेरी बच्ची को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ इस धरती पे तो उसको हर वो खुशी मिलेगी जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहती है। तो ये मेरी माँ का ही आशीर्वाद था। अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता, घर परिवार से लड़ाई नहीं की होती मेरे लिए, तो शायद मैं आज आप लोग को इतना मनोरंजन नहीं कर पाती और कहीं मेरी कला भी कहीं गुम हो जाती और शादी ब्याह करके कहीं पड़ी होती। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से मेरी माँ का सपोर्ट मेरे काम आया और सो दैट आई एम हियर। जैसा कि 4 साल से आप गाना गाती थी, क्या उस समय भी आपको गाने पसंद थे और किस तरीके से, क्या किसी को आपने देखा तब गाना शुरू किया था या खानदानी कुछ ऐसा था? नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि मेरे घर परिवार में सिर्फ मैं अपने घर के सदस्यों की ही बात नहीं कर रही, अपने पूरे परिवार की बात कर रही हूँ। हमारे पूरे घर परिवार में सारेगामापा का सा भी कोई नहीं जानता है और म्यूज़िक और इन सब चीज़ों से लोगों का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है मेरे घर परिवार में। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर आपकी स्टोरी लोगों से थोड़ा अलग लिखने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर वो अलग डाल ही देता है। वो ये नहीं सोचता है कि आपके परिवार में ऐसे लोग नहीं हैं तो आपको भी वैसे ही रहना चाहिए, नहीं। तो ये ईश्वर की कृपा थी, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया, माँ सरस्वती का मुझे साथ दिया और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी आवाज़ के थ्रू उसको जस्टिफाई कर सकूँ ताकि उनको बुरा न लगे। बचपन की कोई याद जो आपके दिमाग में अभी भी बसी हो छोटी उम्र में, वो आप बच्चों लोगों से बताना चाहेंगी? बचपन की कोई याद, मैं सच बताऊं तो ज़्यादातर जितने भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कहीं से भी हो, ज़्यादातर जो इस क्षेत्र में होते हैं वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उनका ज़्यादा मन लगता नहीं है। और मेरे जो माँ बाप थे वो तो मेरे माँ बाप को ये था कि लड़कियों को पढ़ाई कर लो, बस पढ़ाई पे ध्यान देना, उसके बाद तो तुम्हारी शादी हो जानी है। तो अगर तुम अच्छी पढ़ाई कर ली तो कल को तुम एक चीज़ के लिए सिर्फ खड़ी हो सकती हो, वो है जॉब, या अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप जॉब कर सकते हो। तो मैं शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो बाद में जब मैं थोड़ा बहुत शोज़ वगैरह करने लग गई, अपने प्रयागराज की हूँ मैं, पैदाइश भी मेरी प्रयागराज की है, तो लोगों को वो खटकने लगा, मेरे बाबा लोग को, कि मतलब यार इसका तो पढ़ाई से ध्यान हट रहा है और ये लड़की अभी ट्यूशन नहीं कंप्लीट करती है, होमवर्क नहीं कंप्लीट करती है, मतलब हम किसी चीज़ को। तो मैंने बड़ा उनके साथ में बंक किया है। बचपन की याद इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं और मैं ज़रूर उनसे माफ़ी चाहूँगी कि मैंने पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक होता है ना, आपका लक्ष्य आपको बुलाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। और मैंने बहुतों को देखा आज का जो मैं किसी पे टंच नहीं कस रही हूँ, मैं पहले ही बोलती हूँ, अपनी ना सरकार पे ना किसी पे कोई टंच नहीं है ये। लेकिन एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्या होगा पढ़ लिख कर, क्या होगा पढ़ लिख कर। आज भी हमारे नवयुवा ऐसे मोटी मोटी फाइलें लिए इधर से उधर इधर वो खाक छानते हैं और उनको प्यून तक की भी नौकरी देने के लिए आज की डेट में घूस देना पड़ता है। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के 30 साल पढ़ाई में, 40 साल में कह सकती हूँ, बिता दें और उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं आए, उसका कोई मोटिव आपको कुछ समझ नहीं है और आप बोले कि क्या करूँ डिग्री का। ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने केसेस हैं दुनिया में कि नौकरी नहीं मिली, फांसी लगा ली, या खाक छानते छानते 10 साल हो गए, चप्पलें घिस गई तो माँ बाप को नहीं बता पा रहे तो मर जा रहे हैं, या फिर एग्ज़ाम में अगर आपके 99% 80 एक्स्ट्रा क्रॉस नहीं हुए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। जिनका गरीब परिवार है, जिनका, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं अभी किसी एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है, बीजेपी या इसके पहले कांग्रेस या सपा, ऐसी कोई बात नहीं, हम इंसानियत के तौर पे आपसे पूछ रहे हैं कि ये भारतवर्ष है, कोई अमेरिका और लंदन अफ्रीका नहीं है कि जहाँ पर आपको एटलीस्ट रास्ते चलते भी फॉरनर्स बर्गर ऐसे दे देते, क्योंकि वहाँ पर वो 50 पैसे का मिलता है। अगर वहाँ के डॉलर के हिसाब से हम बात करें तो वो दे देंगे कि भाई बर्गर खा लो। यहाँ पे गरीब ना, मैकडॉनल्ड्स के हर कोई गरीब जो, जिसको 2 वक्त की रोटी का नहीं पता, जो सुबह से शाम तक श्रमिक काम करता है, मजदूरी करता है, उसको नहीं पता है कि बर्गर का ब्रेड और नॉर्मल ब्रेड में बहुत फ़र्क होता है। तो कहने का मतलब है ये छोटी सी बारीकी हम सबको समझना चाहिए। मैं तो बहुत कम उम्र की हूँ, मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, लेकिन प्लीज़ इतना ज़रूर बोलूँगी कि हम चाहे रईस हो जाए, चाहे हम गरीब रहे, खाते रोटी ही हैं। तो इसलिए मेरा बस आप लोग से यही निवेदन है कि हर किसी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार
चीज़ों को घूस और चीज़ें जो होती हैं जिस पे हमारे बॉलीवुड ने, हर किसी ने न जाने कितनी पिक्चरें बना दी इनडायरेक्टली कि आपको वो चीज़ें समझ में आए कि एटलीस्ट किसी भी एक परिवार को चलाने के लिए जो राशि चाहिए होती है, वो राशि की ज़रूरत वो तभी एक इंसान पूरा कर सकता है जब उसके पास नौकरी हो। अगर वो शिक्षा कर चुका है तो आप घूस लेके अनएजुकेटेड आदमी को सेलेक्ट करके और आप जो है नौकरी दे देते हैं जिसमें वो काबिलियत भी नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा बच्चा जिसने शायद अपने 10 साल की उम्र से लेके 30 साल मतलब 20 साल तक उसने खाली पढ़ाई की, कीड़े की तरह, उसको खाना नहीं, होश नहीं। क्यों उसने पढ़ाई इसलिए की क्योंकि उसको जिम्मेदारियों का एहसास है कि मेरे जो पिताजी हैं वो अभी जाएंगे, सुबह 6 बजे उठेंगे और बोरी उठाएंगे और शाम के 8 बजे तक किसी के यहाँ पे वो मजदूरी करेंगे। वो बच्चा बचपन से देख रहा है, उसको यही सिखाया गया है कि बेटा साइकिल तुम्हारे पास आए या नहीं आए, लेकिन तुम पढ़ाई कर लोगे, उस दिन जब तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे तो ही तुम अपने बाप की तकलीफ़ों को बांट सकते हो। इसलिए वो बच्चा पढ़ाई करता है। हमारे जैसे नहीं, हमारे आप जैसे नहीं जिनके पास मम्मा अरे मेरे लिए ये चाहिए, आप वहाँ से शॉपिंग। मैं ये बुरा नहीं बोलती हूँ कि आप अगर रईस घर के बच्चे हो या आप चीज़ों को समझो। जो आप खाना खा के थाली में 4 रोटी लिए और एक खाते हैं 3 फेंक देते हैं, वो 3 रोटी उससे पूछिए जो सुबह से शाम तक भूखा रहता है, उसको वो भी नसीब नहीं होती। तो कहने का मतलब अपने भारतवर्ष में चीज़ों की कमी नहीं है। वही मजदूर हैं, किसान हैं जो अनाज खेतों में उगाते हैं, तब जाके हमारे प्लेट में अच्छे अलग अलग काइंड ऑफ दाल और गेहूँ जो डिफरेंट काइंड ऑफ के होते हैं वो सब हमें खाने को मिलते हैं। उनके बारे में सोचिए। किसानों को मत मारिए, मजदूरों को मत मारिए, उनको हक दीजिए, घूस लेना बंद कर दीजिए, चीज़ों पे थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए। मैं किसी जात पात पे ये बात नहीं कर रही हूँ, इंसानियत पे बात कर रही हूँ। ये मेरा आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर एक बार ज़रूर सोचें।